नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। इतिहास एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इतिहास हमें अपने अतीत से रूबरू करवाता है और इतिहास को सीखना भी एक कला है। इतिहास वो समझ विकसित करता है जो हमें अपने भविष्य, वर्तमान और भूत को जोड़ के रखता है और यह भी बताता है कि हमारा आने वाला भविष्य हमारे साथ कैसा निर्णय करेगा। तो साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सब वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। वैदिक सिविलाइजेशन एक बहुत ही विस्तृत समाज का उल्लेख है। यहाँ पर वैदिक समाज हमने दो भागों में पढ़ा, दो भागों में टूटा था वैदिक सिविलाइजेशन। एक ऋग वैदिक काल हमने पढ़ा, जिसको पूर्व वैदिक काल की संज्ञा भी दी गई है, और एक उत्तर वैदिक काल हम लोगों ने जाना। हम लोग पढ़ रहे थे पूर्व ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को कहते हैं। तो हम लोगों ने वहां पर देखा कि वहां का जो समाज था वो कैसा था। आज उसे पूर्व ऋग्वैदिक समाज की या पूर्व वैदिक समाज की या ऋग्वैदिक समाज की ही हम राजनीतिक और जो आर्थिक उनकी स्थितियां रही हैं उनके समाज में, उन स्थितियों से जुड़ेंगे और उन पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। समाज एक बहुत बड़ा दायरा होता है। तो आइए बिना विलंब करते हुए हम अपने इस आर्थिक पहलू पर और राजनीतिक पहलू पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको वहां की राजनीति से परिचित करवाता हूं, फिर मैं आपको वहां के जो आर्थिक पहलू हैं उनसे परिचित कराता हूं। तो आइए देखते हैं कि वैदिक सभ्यता अर्थात पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक आर्यों का जो जीवन था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। आइए देखते हैं। देखिए, जब राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो राजनीति में सबसे पहले समाज की कसौटी को कसा जाता है। समाज, जो हमारा समाज है, उसकी कसौटी को सबसे पहले कसते हैं और उस कड़ी में सबसे पहले आता है समाज। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में समाज का ही मूलभूत अंतर ज्यादा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय, एक सिटीज, वो नगरों पर आधारित था और ये पूर्ण रूप से गांव पर आधारित था, ग्रामीण सभ्यता थी। यहां कबीलाई व्यवस्था थी। कबीलाई व्यवस्था अर्थात लोग कबीलों में रहते थे। कबीलों को दो हिस्सों में जानते हैं, एक जन और इसी का एक नाम होता है विष, और कबीला जो दूसरा नाम इसका था कबीला। और कबीले का जो नेतृत्व करता था वो राजा था। राजा को गोप कहा। अर्थात ये राजा कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो राजा का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि आम आदमियों ने अपने बीच में ही किसी एक व्यक्ति को जो ताकतवर हो, जिसके अंदर क्षमता हो लीड करने की, जो युद्ध करने का साहस रखता हो, जो अपने सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चल सकता हो, ऐसे व्यक्ति को लोगों ने राजा चुना। राजा चुनने का उद्देश्य था कि वह हमारी किसी भी समय की आवश्यकताओं को, युद्ध होता है या कोई मूलभूत आवश्यकता है, तो उसका वो ख्याल रखेगा। कबीले की जब बात करते हैं तो पूर्व ऋग्वैदिक काल में 5 कबीले बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। उन्हें पंचजन कहा जाता है, जिनमें आपके अनु है, दुरु है, तुर्वस है, पुरु है और यदु है। इन्हीं 5 से आगे आर्यों का संपूर्ण विस्तार होता है। अगर यहां बात करते हैं तो सबसे बड़ा राजा होता था। राजा के बाद पुरोहित का स्थान, जो यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करवाता था। फिर विष्पति, जो प्रांत होता था, उसका जो अधिष्ठाता था विष्पति था। गांव का मुखिया गामड़ी था और कुलप मुखिया परिवार का मुखिया होता था, उसको कुलप की संज्ञा दी गई है।
जैसे किसी भी समाज में प्रशासन जरूरी होता है, वैसे इस समाज में भी प्रशासन की 5 इकाइयां बताई गई हैं। सबसे पहले कुल की चर्चा मिलती है। कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। अर्थात जब छोटे छोटे कुल आपस में मिले तो ग्राम का निर्माण किया, जब ये ग्राम आपस में मिले तो विश्व का निर्माण किया, ये विश्व आपस में मिले तो जन का निर्माण किया, ये जन आपस में मिले तो राष्ट्र का निर्माण किया। अर्थात जो वहां प्रशासन था पूर्व वैदिक समाज में, वो राजतंत्रात्मक भी था और गणतंत्रात्मक था। ऐसा था कि जिस कबीले का मन कहता था उसका राजा अपने ही वंश के लोगों को शासन दे देता था, और कुछ कबीले में लोग व्यक्ति अर्थात राजा को बदल देते थे। तो जहां परिवार में शासन वही राजतंत्र, जहां बदल जाए वही गणतंत्र। अर्थात राजा का कार्य सिर्फ एक ही होता था, कबीले की रक्षा करना। ये राजा का प्रमुख कार्य था। द मेन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ किंग, जो आपका कबीला था इसको प्रोटेक्ट करना। जनतांत्रिक संस्थाओं की अगर बात करते हैं तो यहां पर सभा, समिति और विदथ, इन तीनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, और विदथ को सबसे ज्यादा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ये जो 3 संस्थाएं थी, सामाजिक, राजनीति, सभा, समिति और विदथ, ये सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक पहलू है इन पर बैठ करके चर्चा और परिचर्चा करती थी। इन विषयों पर वो चर्चा करती थी। सभा और विदथ में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, अर्थात ये सक्रिय रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और समाज में अपना मान सम्मान एक अच्छे स्तर तक बनाए रखती थी। सभा को बताया गया है कि ये श्रेष्ठ लोगों की सभा थी, और समिति को बताया गया है ये सामान्य लोग जो आम जन थे। सभा में जैसे राजा, इनके प्रशासनिक अधिकारी, इनके बहुत खास के लोग, ये इसमें बैठ के परिचर्चा करते थे। अच्छा, बात आई भूमिका स्वामी कौन होता था उस समय। देखिए, उस समय भूमिका स्वामी राजा का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि राजा का सिर्फ काम था कबीले की रक्षा करना। तो राजा के पास कोई अधिकार नहीं था, जनता के पास भूमिका सारा अधिकार था। जनता स्वयं से राजा को एक बहुत ही प्रसिद्ध कर देती थी, जिसकी चर्चा बलि नामक कर से होती है। बलि नामक कर में किसी पैसे की भेंट नहीं दी जाती थी, किसी अन्न या किसी मवेशी, पशु को राजा को दान दे दिया जाता था। इसे ही बलिकर की संज्ञा दी गई है। राजा सेना नहीं रखता था, राजा को युद्ध नहीं करना था उस समय, क्योंकि वो जो है सेना नहीं रखता था। मान लीजिए राजा को किसी कारणवश सेना की आवश्यकता पड़ी ही पड़ी, तो राजा जो नगर में निवास करने वाले व्यक्ति थे उनमें से ही कुछ व्यक्तियों को सेना के लिए चुन लेता था। कारण क्या था? क्योंकि अस्थायी सेना नहीं रखा और अस्थायी वेतन नहीं देना था, इसीलिए अस्थायी सेना का अभाव था यहाँ। हाँ, जब सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो उसी गांव से ही जो है वो सेना का अपना संगठन बना लेता था राजा। इस सेना का नेतृत्व 3 टोलियां बनाता था, उन 3 टोलियों के माध्यम से करवाता था, जिसको व्रातगढ़ बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं और सर्ध बोलते हैं। इन्हीं से करवाता था। राजा के लिए एक शब्द आया है जनस्य गोपा। जनस्य गोपा का अर्थ होता है कि जो हमारा कबीला है, जो हमारा क्षेत्र, इसका संरक्षक, इसकी रक्षा करना। और पुरवेत्ता का अर्थ आया है कि नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। जब वो नगरों पर विजय प्राप्त करता था तो उसको पुरवेत्ता की संज्ञा दी गई है। अब आइए इस पूर्व वैदिक काल के आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। आर्थिक परिस्थितियां किसी भी समाज की कसौटी का सबसे बड़ा आधार होती है कि समाज की स्थिति कैसी है। संस्कृति की अगर बात करते हैं तो यहां ग्रामीण और कबीलाई संस्कृतियां मिली हैं। पेशा की बात करते हैं तो पशुपालन इनका प्रमुख पेशा है और बहुत ही महत्वपूर्ण था पशुपालन इनके लिए। इनको कृषि का ज्ञान था, लेकिन कृषि का ज्ञान होने के बावजूद भी इन्होंने कृषि पर अपना ध्यान नहीं फोकस किया। इन्होंने अपना जो ध्यान फोकस किया है वो सिर्फ और सिर्फ पशुपालन पे किया है। गाय को सबसे ज्यादा महत्व पूर्व ऋग्वैदिक अर्थात पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में मिला है। गाय को पवित्र पशु माना गया है, इसको विनियमन का साधन माना गया है। लड़ाइयां इसके खातिर लड़ी गई, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। और गाय के लिए अष्टकर्णी, गविष्ठ और अघन्या, अघन्या का अर्थ है न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति गाय को मार भी देता था
तो उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता था, अर्थात उसको मृत्युदंड की सजा भी दी जाती थी, ऐसा वर्णन मिलता है। पणि नामक एक व्यापारी की चर्चा मिलती है जो गायों की चोरी करता था तो व्यापारी लेकिन गायों की चोरी करता था, अर्थात पशुओं की चोरी भी करता था। पुत्री को दुहिता कहा गया था। दुहिता इसलिए कहा क्योंकि वो गाय का दोहन, दुग्ध का दोहन करती थी, इसलिए उसको दुहिता शब्द से यहां संबोधित किया गया है। यहाँ पशु जो मिले हैं वो गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, और उनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था आर्यों के लिए वो घोड़ा था। घोड़ा उनको सबसे प्रिय पशु मानते थे। वो ऋग्वेद के चौथे मंडल में, अर्थात जो प्राचीन मंडल है, उसमें जो सर्वप्रथम फसल का उपयोग हुआ है वो जौ। इसको यव के नाम से भी जानते थे। मैंने आपको बताया था क्षीर पकौदन इससे बनाते थे। दूध में जो है जौ डाल करके उसको क्षीर पकौदन तैयार करके खाते थे वो लोग। और ये जो कृषि थी इसमें 3 प्रचलित मुख्य तत्व आए हैं, जिनमें उर्दर आया है, बर्तन इसको कहते हैं, मापने के लिए यूज होता था। धान्य अर्थात अन्न को ही धान्य कहते हैं, और संपत्ति जो वो इकट्ठा करते थे धन, उसी को संपत्ति की श्रेणी बताई गई है। एक शब्द वैकनाट आया, वैकनाट, जिसको सूदखोर कहा जाता, अर्थात ये पैसा देकर के अधिक से अधिक ब्याज लेता था आम जनता से, तो उसको वैकनाट की संज्ञा दी गई है। स्वर्ण आभूषण का साक्ष्य मिला है। यहाँ लोग स्वर्ण आभूषण को धारण करते थे, इसके लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया, हिरण्य का। बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार और शिल्पियों का भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है। अष्टकर्णी ये बताता है कि आर्यों को संख्याओं की भी जानकारी थी, उनको संख्याओं को विधिवत जानकारी थी। आयस शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे के लिए हुआ है, लोहे से ये परिचित नहीं थे, अर्थात जो अयस धातु है वो तांबे और कांसे के लिए आया है, अर्थात इनको तांबा और कांसे का ज्ञान था। तांबा और कांसे का ज्ञान तो हड़प्पा के लोगों को भी था, क्योंकि इससे वो टिन बना लेते थे। तो इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति थी और इस प्रकार इनकी राजनीतिक स्थिति थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत